बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, शुक्र है शुक्र है। मतलब तुम्हें में ऐसा तो नहीं लगता ना कि डेंजरस टाइप, खड़ूस टाइप जो टीचर होते थे पुराने जमाने वाले? नहीं वो तो प्राइमरी में देख लिए सब। नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं लगते। अच्छा ठीक है मेरे भाई, ठीक है कौस्तुभ। सर आपसे तो मिलने का मन करता है। ओए होए ओए होए ओए होए, कौन बोला है? इशिता? ताकि ब्लेसिंग्स ले सके। अरे हाँ अरे, सर, बिल्कुल वही बिल्कुल, बोल रही हूँ बहुत इशिता। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, अब सुन लो मेरी बात भाई, सुन लो। मैं बात क्या करने जा रहा हूँ, इधर बहुत सारे बच्चे ना मिक्स हैं। अब यहाँ पे सीए वाले, सीएस वाले, सीएमए वाले, अब एक और आया देखो, ये आते चले जाएंगे। और बहुत सारे तो आज आए ही नहीं, आ ही नहीं पाए। अलग अलग किसी का सीएमए की, मेरे को पता नहीं था कि सीएमए की सैप की ट्रेनिंग चल रही है, कुछ उस वजह से नहीं आ पाए, कुछ बच्चे इधर उधर उधर कहीं ना कहीं थे। तो अल्टीमेटली मैं बात क्या करने जा रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, भले ही वो सीए सीएस सीएमए के, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं। मैं पहले उन बच्चों से क्लियर कर लेता हूँ बात, जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं नवंबर में या दिसंबर में। कमिंग नवंबर में सीए के बच्चे जो हैं, जो नवंबर में दे रहे हैं, या जो सीएस और सीएमए के बच्चे जो दिसंबर में देंगे। मैं पहले उनसे बात कर लेता हूँ क्लियर कट, फिर मैं उसके बाद सिंगल ग्रुप वालों पे आऊंगा जो जून में देने वाले हैं। फटाफट फटाफट तुम्हें पहले एक चीज समझा दूं, तुम्हारे लोगों को सबको पता है कि एक बार सब म्यूट कर लो यार अपने आप को, कहीं से डिस्टर्बेंस आ रही है। हर्षित म्यूट कर ले आप, है ना? तो हाँ, तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग सर, कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, आदत हो गई हमें। तो अगर तू मेरे से फेस टू फेस पढ़ता तो मैं लेट आता, तू लेट ना आता, फिर वहां मैं लेट पहुंचता था। अच्छा, तो अभी मैं बात क्या कर रहा था कि जो बच्चे नवंबर और दिसंबर में पेपर दे रहे हैं, ऑडियो इशू हो गया है, अभी फिक्स नहीं हो रहा, कोई बात नहीं भाई, मत कर फिक्स, टाइम दे, कोई बात नहीं, तू सुनता रहे, होने दे इशू, कोई दिक्कत नहीं, हमारे को आदत हो गई है, हम ढीठ लोग हैं। सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग, कोई बात नहीं, तो भाई सॉरी मत बोलो यार, एंजॉय करो एंजॉय करो, चलो। अच्छा, अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो नवंबर और दिसंबर में पेपर देंगे, पहले तो अपना टारगेट ये रखना है कि जो बच्चे बोथ ग्रुप की क्लासेस लेने के चक्कर में बैठे हुए हैं कि बोथ लेंगे, तुम्हारे को पता है मैं सब में बोथ है, अलग बोथ पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी कोई बोथ नहीं लेगा, इकट्ठे बोथ ग्रुप की क्लासेस नहीं लेनी है। 8 पेपर इकट्ठे संभलेंगे नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ क्लियर कट, 8 पेपर इकट्ठे नहीं संभलेंगे। पहले स्टार्ट करो, स्टार्ट विद ग्रुप 1, जब वो कंप्लीट हो जाए तब ग्रुप 2 की तरफ मूव करना। कोई भी एकदम से 2 ग्रुप उठाने की कोशिश मत करना। 8 पेपर उसके बाद सारे बुक अपने सर पे मार रहे होगे उठा के, है ना? अपनी बेहरकत बिल्कुल नहीं करनी है कि 8-8 पेपर में एक साथ लेके बैठ जाऊंगा। अच्छा, टारगेट क्या रखना है सुन लेना बड़े ध्यान से। जैसे अभी चल रहा है जेड, जो सीए वाले बच्चे हैं और जो सीएमए वाले बच्चे हैं और जो सीएस वाले बच्चे, सबके लिए बता रहा हूं, सीए वालों को थोड़ा सा पहले खत्म करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पेपर नवंबर में होते हैं, और सीएस और सीएमए वालों के पेपर दिसंबर में होते हैं, तो उनके पास फिर भी एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो जो सीए वाले बच्चे हैं, मैं पहले उनके हिसाब से बात करूं, तो तुम लोगों को टारगेट ये रखना है कि फेब मार्च अप्रैल और उसके बाद मई का मिड, बस। फेब मार्च अप्रैल मई का मिड, ये दिसंबर वाले बच्चों के हिसाब से बता रहा हूं जिनके दिसंबर में बहुत ग्रुप है, उनको 3.5 महीने के अंदर ग्रुप 1 निपटा लेना है। अभी से जिन लोगों ने क्लासेस ज्वाइन कर लिया, उनका टारगेट ये होना चाहिए कि हमारा मई मिड तक ग्रुप 1 की सारी क्लासेस खत्म हो जाए। ये बात समझ आती है? अच्छा, वो मई मिड की क्लासेस कैसे खत्म होंगी, ये बात सबके लिए समझा रहा हूँ, सिंगल ग्रुप खत्म करने वालों के लिए ये कैसे खत्म होंगी। बहुत सारे बच्चों की ना एक बहुत घटिया आदत होती है, मैं देखता हूँ उन लोगों को, वो एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक लेक्चर करते हैं। जैसे सपोज मान लो तुमने एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठा रखे हैं, अकाउंट्स और टैक्स उठा रखा है या अकाउंट्स और लॉ उठा रखा है, तो वो क्या करते हैं कि एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक लेक्चर करते हैं। मतलब सपोज एक अकाउंट्स का कर लिया, एक लॉ का कर लिया। अब तुम लोगों को ना दिल में तो तसल्ली हो गई कि तुमने एक दिन में एक लेक्चर कर लिया, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि जब जैसे हम लोग टीचर फेस टू फेस पढ़ाया करते थे, तो हमारी वहां पे फेस टू फेस में क्लास 2.5 से 3 घंटे की हुआ करती थी। वर्चुअल के अंदर ना जब सामने बच्चा नहीं होता ना, तो हमारे को भी कैमरे के आगे ना 2.5-3 घंटे के हमारे लेक्चर बनाए नहीं जाते। जितने बच्चे मेरे से वीडियो क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तुम देखते हो कि मेरी नॉर्मल लेक्चर की ड्यूरेशन 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, 2 घंटे से अंदर अंदर होती है, इससे ऊपर जाती ही नहीं है। तो अगर तुम एक लेक्चर की तसल्ली देकर अपने आप को खुश करते रहोगे कि मैंने आज एक लेक्चर कर लिया, तो बेटा पक्का लुढ़कने वाले हालात है तुम्हारे। ये चीज याद रखनी है, ये हालात बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको टारगेट ये रखना है, जो बच्चा सिंगल ग्रुप दे रहा है उसको एक दिन में 2 सब्जेक्ट देखने हैं और 5 घंटे की वीडियो का आउटपुट आना चाहिए। समझ आ रही है बात? 5 घंटे की वीडियो का आउटपुट आना चाहिए, 2.5 आवर्स पर सब्जेक्ट। अगर सपोज रमन सर का कोई लेक्चर 1 घंटे का था या 1.25 घंटे का था, तो बेटा अभी तुम्हारा फिर आज का आउटपुट पूरा नहीं हुआ। तुम ये समझो कि तुम्हारी एक क्लास पूरी नहीं, तुम्हारी एक क्लास पूरी खत्म होगी 2.5 घंटे पे, तो तुम्हारे को उस दिन 2 देखनी है।
ढीले मत पढ़ना वरना कोर्स बहुत लंबा है, लटक जाएगा, सबके लिए बता रहा हूँ ये वाली बात। तो जिन बच्चों को एक दिन के अंदर 2 लेक्चर देखने से हमारे को मतलब नहीं रखना, हमारे को 5 घंटे देखने से मतलब रखना है। हमें आवर्स के बेस पे चलना है, हमें लेक्चर के बेस पे नहीं चलना। बहुत सारे लेक्चर ऐसे होंगे टीचरों के जो 45 घंटे 1 मिनट सवा घंटे के होंगे, 1 घंटे के, तो उसमें अपने आप को खुश मत होते रहना, ओहो आज मैंने एक लेक्चर इसका भी कर लिया उसका भी कर लिया। वो दिल की तसल्ली हो रही है, लेकिन एग्जाम में तसल्ली नहीं होगी। फिर वो फिर आईसीआई जिंदाबाद, आईसीएस से जिंदाबाद, पता ना फिर क्या होता है वहां पे। बाकी फिर सबको हालात पता है बाद में। तो अभी से टारगेट ये रखना है कि मेरे को 5 घंटे पढ़ना, और 5 घंटे की वीडियो देखने का मतलब है कि आपको कम से कम 6 से 7 घंटे बैठना पड़ेगा। ये तो मानते हो ना बात। जब वीडियो चल रही है तो एज इट इज ये नहीं कि 5 घंटे की वीडियो तो 5 ही घंटे में खत्म हो जाएगी। वीडियो को पॉज भी करोगे, टीचर जो लिखवा रहा है उसे लिखोगे भी, टाइम भी लगता है उस चीज के अंदर। कम से कम तुम्हारे को 5 घंटे की वीडियो के लिए 7 घंटे देने पड़ेंगे। और वो 7 घंटे में कभी भी ये नहीं कहता कि कॉन्टिन्यूसली फ्लो बनाकर बैठो। तुम्हारे को मैनेज करनी है 3.5 घंटा सुबह, 3.5 घंटा शाम को। ठीक है, ये बात समझ आती है। 3.5 घंटे बैठोगे तब जाके 2.5 घंटे की वीडियो खत्म होगी। सेम शाम को 3.5 घंटे बैठोगे तब जाके 2.5 घंटे की वीडियो खत्म होगी। सर जिन्होंने जैन में पेपर दिए हैं उन्हें दोनों ग्रुप देने चाहिए नवंबर में, रितिका कह रही है। हाँ रितिका, दोनों ही देने चाहिए बिल्कुल। अगर तुम लोगों ने अभी अभी पेपर दिए जैन में, सीए वाली जो है रितिका, नवंबर में बोथ देने चाहिए तुम लोगों को। तो अभी मैं बात क्या कर रहा था कि दिन के अंदर तुम्हारे लोगों को 5 घंटे की वीडियो क्लास खत्म हो जानी चाहिए, उसका आउटपुट आना चाहिए। वो 5 घंटे की वीडियो खत्म करने के लिए 7 घंटे बैठना पड़ेगा, ये चीज याद रखना। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे मेरे को ये कहते हैं कि सर लॉ को याद करना है, तो बेटा याद नहीं करना है, रट्टे नहीं मारने हैं, अपनी इंग्लिश बनाकर लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके अंदर ना लॉ में रट्टे मारने हैं, ना ऑडिट में रट्टे मारने हैं, किसी में कोई भी रट्टे नहीं मारने हैं। सिर्फ उसको क्या करना है कि जब मैंने कराया उसको सेम डे ही एक बार फटाफट, अच्छा तुम लोगों ने जब मेरे से पढ़ रहे हो सब, तुम जब एक चीज जानते हो, तुमने पढ़ते एक चीज रियलाइज करी होगी कि मैं किसी भी क्लास में 3-4 पेज के ऊपर नहीं कराता, अगर तुमने कभी चीज नोटिस करी है। क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं 3-4 पेज के ऊपर जा ही नहीं पाता। यही होता है ना हर क्लास के अंदर। तो जब मेरे को 4 पेज पढ़ाने के लिए 2 घंटे लग गए, तो तुम्हारे को तो 4 पेज पढ़ने में आधा घंटा भी नहीं लगेगा। जब मैंने करा दिया तो उसको फटाफट फटाफट गो थ्रू तो करना है। तो पहली बात तुम्हारे को क्या करना है, 1 4 7 21 का तरीका अपना लो। वापिस बोल रहा हूँ 1 4 7 21। ये 1 4 7 21 क्या है, मैंने जब पढ़ाया सेम डे पढ़ लिया, फिर उसके बाद उसको 4th डे पे रिवाइज करना है, उसके बाद उसको 7th डे पे रिवाइज करना है, उसके बाद उसको 21st डे पे रिवाइज करना है। उसको अगर इतनी बार कर लोगे तो जिंदगी में दिमाग से उतरेगा नहीं। 1 4 7 21 याद रहेगी ये बात। ठीक है, 1 4 7 21 का तरीका अपना लो, यही फॉलो करना है हमेशा, और उसी के अकॉर्डिंग चलते चले आना है आप लोगों को, और इस तरीके को फॉलो करो। और दूसरी बात, ये 5 घंटे जो है वो 2 सब्जेक्ट हो गया। सपोज अगर तुम मान के चलो मैं अभी एक ग्रुप के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो जिसका, हाँ जी कुछ बोल रहे कोई? नहीं, ठीक। तो जैसे यार किसी का माइक अनम्यूट है, आदित्य म्यूट कर ले यार माइक। ठीक, हाँ 1 मिनट और, बच्चे आ गए और देखो जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं। हम आएंगे, रमन सर को छोड़ेंगे नहीं आने में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक, अच्छा हाँ देखो, तो मैं क्या कह रहा था कि एक दिन में 5 घंटे का आउटपुट आना चाहिए तुम्हारे लोगों का वीडियो का, तो 7 घंटे बैठना पड़ेगा। और जो सीए वाले बच्चे हैं ना, वो तुम लोग क्या करो कि तुम लोग टेक्स्ट प्लस थ्योरी का कॉम्बो बना लो। जैसे सपोज एक टेक्स्ट प्लस थ्योरी कह रहा हूं, मतलब प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का, एक न्यूमेरिकल पेपर उठा लो, एक थ्योरी पेपर उठा लो एक दिन के अंदर। जैसे सपोज एक दिन अकाउंट उठा लिया, साथ में लॉ उठा लिया, एक दिन कॉस्ट उठा लिया और साथ में टैक्स उठा लिया, क्योंकि टैक्स इज ऑल्सो थ्योरी ना, आपको पता होगा उसमें प्रोविजन है, सेक्शन ही है, लॉ ही है वो भी। तो उसको ऐसे एक कॉम्बो बना लो कि मैं एक दिन एक न्यूमेरिकल पेपर करूंगा, एक थ्योरी पेपर करूंगा, तो वो चलेगा। अब सीएस वाले बच्चों पे ये बात अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि उनके सारे लॉ चलते हैं, उनकी दुनिया थोड़ी अलग है। सीएस वालों में लॉ ही लॉ है, हमारे बच्चों के बेचारों के एक ही टैक्स है, वो भी लॉ ही है अपने आप में। तो तुम सारे, तो तुम जैसे मन में है वैसे उठाओ। तुम तो एक बड़ा पेपर एक छोटा पेपर उठाओ। जो सीएस वाले बच्चे हैं ना, वो जो पढ़ाई करो तुम एक बड़ा एक छोटा करके करो। एक बड़ा पेपर कंपनी लो, साथ में एक छोटा पेपर सेटिंग अप उठा लिया, एक बड़ा पेपर टैक्स, साथ में एक छोटा पेपर जीआईजीएल उठा लिया। सीएस वाले ऐसे पढ़ाई करो। जो सीए और सीएमए वाले बच्चे हैं, एक न्यूमेरिकल थ्योरी का कॉम्बो बनाकर चलो, कि एक पेपर न्यूमेरिकल, एक पेपर थ्योरी, एक पेपर न्यूमेरिकल, एक पेपर थ्योरी, ऐसे करके आप लोग करो। तुम्हारे लोगों को क्या करना है, एमडब्ल्यूएफ के अंदर 3 सब्जेक्ट 5 घंटे देखकर, टीटीएस के अंदर 3 सब्जेक्ट 5 घंटे देखकर, संडे का तुम्हारा दिन फ्री। संडे को क्या करना है, देखो कि उन सारे सब्जेक्टों में सबसे बड़ा सब्जेक्ट कौन सा है। सारे सब्जेक्ट के अंदर सबसे बड़ा सब्जेक्ट कौन सा है? यूजुअली सीएस वालों के लिए सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है कंपनी लॉ,
सीए और सीएमए वाले बच्चों के लिए, सीए वालों का सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है टैक्स, और सीएमए इंटर वाले बच्चों के लिए ग्रुप 1 में सबसे बड़ा सब्जेक्ट है लॉ। अगर किसी को पता हो तो तुम्हें पता है ना, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है सीएमए इंटर में ग्रुप 1 में लॉ। वो समंदर है, खत्म ही नहीं होता भाई, वो तो अलग ही दुनिया में चल रहा है सीएमए इंटर का लॉ। तो जिन बिल्कुल। है ना, तो जिन बच्चों के साथ ऐसा है तो आप लोगों को संडे को उसकी एक्स्ट्रा क्लास देखनी है। तो शेड्यूल समझ आ रहा है कैसे चल रहा है? एमडब्ल्यूएफ के अंदर 2 पेपर, टीटीएस में 2 पेपर, संडे को नॉर्मली जो 6 पेपर, जो 6 दिन तुमने पढ़ाई करी उसकी फटाफट फटाफट क्विक रिवीजन, और वो वाला पेपर दोबारा करना है जिसका, वो वाले पेपर की एक्स्ट्रा क्लास देखनी है जिस पेपर का कंटेंट सबसे ज्यादा है, जो पेपर सबसे बड़ा है। अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आप लोगों का 3.5 महीने में एक ग्रुप खत्म हो जाएगा। अभी मैं उन बच्चों के सबसे बात कर रहा हूँ जो नवंबर और दिसंबर में देंगे ग्रुप, ठीक है, जिनके बहुत ग्रुप होने हैं। तो आप लोगों का टारगेट ये होना चाहिए जो नवंबर दिसंबर में बहुत ग्रुप देंगे, सीए वाले या सीएमए वाले या सीएस वाले, कि आपका मई मिड तक, सीए वालों का मई मिड तक ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए, मई मिड तक। सीएस और सीएमए वालों की बच्चों की मई एंड तक या जून मिड तक ग्रुप 1 की क्लास खत्म हो जानी चाहिए। फर्क समझ आ रहा है दोनों में? कहां है सीए और सीएमए, सीए वालों बच्चे क्लास कहां तक खत्म हो जानी चाहिए? मई मिड तक, क्योंकि उनके पेपर नवंबर में है। सीएस और सीएमए वालों की ग्रुप 1 की क्लास कब खत्म हो जानी चाहिए? या तो मई एंड तक या जून के मिड तक आप लोगों की ग्रुप 1 की क्लास खत्म हो जानी चाहिए। जिन बच्चों ने पेपर दिसंबर में देने हैं, मैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूं अभी। फिर उसके बाद क्या होगा, बोथ ग्रुप के हिसाब से, सपोज सीए वालों के हिसाब से बात करूं, तुम्हारा मई मिड में खत्म हो गया तो ग्रुप 1 ज्यादा बड़ा है, तो उसके बाद तुम जब ग्रुप 2 की क्लास लगाओगे तो वो छोटा ग्रुप है, वो 3-3.5 महीने में खत्म हो जाता है। तो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 3.5 महीने का भी, तो मई का हाफ, जून जुलाई अगस्त तक तुम्हारा दूसरा ग्रुप खत्म हो जाना चाहिए सीए वाले बच्चों का। उसके बाद सितंबर अक्टूबर रिवीजन रख के, और नवंबर में तुम्हारे फिर पेपर चालू होते हैं, तो और वो भी 10 तारीख के आसपास से होते हैं। तुम्हारे को अप्रोक्सीमेटली 2 महीना, अच्छा नवंबर इंटर वालों को तो स्टार्ट से रहते हैं, स्टार्टिंग से तुम्हारे पास मोटा मोटा 2 महीने होंगे रिवीजन करने के लिए। सीए वालों के हिसाब से बात खत्म हो गई। और सीएस वालों के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अगर उन लोगों ने कोर्स मई मिड में खत्म करा है अपना, या सॉरी मई एंड में खत्म करा है या जून के मिड में करा है, अगर मैं मई एंड की एवरेज लेके चलूं तो तुम मई एंड में भी खत्म करते हो तो जून जुलाई अगस्त सितंबर तुम दूसरे सब्जेक्ट की भी क्लास ले लो, 4 महीने और लगा लो ग्रुप 2 पे, तब भी तुम्हारे पास कितना बचेगा? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के भी तुम्हारे पेपर 21 से होते हैं भाई, सीएस वाले बच्चों के 21 दिसंबर से, और सीएमए वाले बच्चों के 10 दिसंबर से। तो तुम दोनों के हिसाब से अगर सीएस और सीएमए के हिसाब से देखोगे तो तुम्हारे लोगों पे तो बहुत बहुत टाइम है। तो तुम लोग अपनी प्लानिंग इस हिसाब से लेके चलो जिनको बहुत ग्रुप देने हैं, कि तुम्हारा ग्रुप 1 मई एंड में खत्म हो जाए, और उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट ग्रुप है तुम्हारा कब तक खत्म हो जाना चाहिए? तुम्हारा सितंबर एंड तक खत्म हो जाती है, अक्टूबर और नवंबर तुम्हारी रिवीजन, ठीक है। और सीएस वालों को तो एक एक्स्ट्रा रिवीजन 21-22 दिन की और मिल जाएगी, कब? क्योंकि तुम्हारे पेपर दिसंबर एंड में होते हैं, और सीएमए वालों को 10 दिन की मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ सिंगल ग्रुप वाले बच्चों की, जिन बच्चों ने अभी पेपर देना है इस कमिंग जून में, इस कमिंग जून के अंदर देना है। जून में मेरे ख्याल से मेरे सीए वाले बच्चे हाथ खड़ा करो, इसमें से जून में कोई सीए वाला तो कोई भी नहीं है देने वाला, नहीं है ना? जून में सब नवंबर वाले ना अपने सीए वाले, ठीक, बात खत्म हो गई। सीएस वाला कोई बच्चा जून में देने वाला? सीएस वाले कितने हैं जो जून में देंगे? कमाल हो गई, कोई तो बताओ। सब कोई जून में देने वाला है ही नहीं क्या सीएस का? सब दिसंबर में दोगे क्या सीएस वाले भी? सर अच्छा सीएमए का भी, सीएमए से बात करता हूं मैं, दिवांशी कुमारी, यस सर मैं जून में दूंगी। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, मैं सीएस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सीएस के अंदर आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन लोगों ने जनवरी में ही ज्वाइनिंग कर ली थी, और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन लोगों ने अभी ज्वाइनिंग करी है। अब जिन लोगों ने अभी ज्वाइनिंग करी है तो तुम्हारा जनवरी एंड हो चुका है, तुम कैसे भी करो। इशिता अग्रवाल सर मैं एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1, ठीक है। अच्छा, तो अभी तुम लोगों के मैं सबसे बात करूं जो सीएस वाले बच्चे हैं और सीएमए वाले बच्चे जिनका जून अटेम्प्ट है, तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, सर जून में आदित्य कक्कर जून में दूंगा मैं भी, ठीक है। तो जिन बच्चों का भी जून में, मैं उसके आपसे क्लियर कर दूं, सीएस वाले बच्चों के पेपर 1 जून से स्टार्ट होते हैं। कब से स्टार्ट होते हैं? 1 जून से। सीएमए वाले बच्चों के पेपर स्टार्ट होते हैं 10 जून के आसपास से, ठीक है। सीएस वालों के 1 जून से, सीएमए वालों के 10 जून के आसपास से। तो अगर सीएमए के हिसाब से मैं बात करूं आप लोगों के हिसाब से, और अगर सीएमए का ग्रुप 2 है तब भी अब तुम्हारे को पता है कि तुम भी अपने 11 तारीख से मान लो, अगर उनके 10 से होंगे तो ग्रुप 2 वालों के 11 से होंगे, तुम्हारे को पता है एक पेपर ग्रुप 1 का होता है, दूसरा पेपर ग्रुप 2 का होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले ग्रुप 1 खत्म होगा तब ग्रुप 2 चालू होगा, वो सेम डे चलता रहता है, पहले ग्रुप 1 का फिर ग्रुप 2 का, फिर ग्रुप 1 का फिर ग्रुप 2 का, ऐसे चलता है वो। तो और सेम सीएस के अंदर भी यही कंसेप्ट चलता है। तो मैं उनके हिसाब से एक चीज क्लियर कर दूं, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए जिन बच्चों ने लेट भी क्लास ज्वाइन करी है
वो बच्चों का टारगेट ये होना चाहिए तुम्हारा अप्रैल एंड तक किसी भी हालात में कोर्स खत्म होना चाहिए। सिंगल ग्रुप का अप्रैल एंड डेडलाइन होनी चाहिए, नहीं जाएगा। तुम अप्रैल एंड को भी 15 अप्रैल रखो, पता है क्यों? अगर तुमने 30 अप्रैल पहले से रख ली ना, हमारे तो इंडियंस की आदत है, हम तो 15 दिन और आगे जाएंगे, है ना? तो फिर तुम पहुंच जाओगे बेटा 15 मई पे, और वो हमारे को करना नहीं है। तुम लोगों को 15 अप्रैल की डेडलाइन रखनी है ताकि तुम 30 अप्रैल तक पहुंच जाओ। 30 अप्रैल तक जब तक तुम लोग पहुंच जाओगे, उससे फायदा ये होगा कि तुम्हारे को 1 महीना पूरा सेल्फ स्टडी करने के लिए मिलेगा, मई वाला। और सीएमए वाले बच्चों को 1 महीना 10 दिन मिल जाएगा, मोटा मोटा 40 दिन मिल जाएंगे। ये बात समझ आती है? उसके लिए तुम्हारे को क्या करना है, आज अपने सारे कोर्सेज का जो तुम्हारे ग्रुप 1, क्योंकि जून में तो बच्चा सिंगल ही दे रहा होगा, जितने बच्चे हमारे पास हैं सिंगल ग्रुप, कोई बच्चा ग्रुप 2 दे रहा होगा, कोई ग्रुप 1 दे रहा होगा, उसमें से कोई एक दे रहा होगा। तो जितने बच्चे भी जून वाले हैं, उनको आज क्या करना है, जाके अपने चारों, किसी ने अनम्यूट करा अपने आप को, मोमिन, अच्छा ठीक है। तो जून के अंदर आप लोगों को क्या करना है, जब आपको पेपर देना है, आज अपना चारों सब्जेक्टों का शेड्यूल बनाओ और देखो किस किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी ड्यूरेशन है। सुनना मेरी बात, अगर नहीं पता है तो अपने टीचर से पूछ लो, मेरे सब्जेक्ट की मेरे से पूछ लो, अपने अपने सब टीचर्स जो जो तुम्हारे को पढ़ा रहे हैं उनसे, अपने अपने टीचर से अपने सब्जेक्ट की ड्यूरेशन पूछ लो, और उसका एक रिटर्न में शेड्यूल बनाओ कि मेरे को इस चीज को इतने टाइम में, आप टोटल आप जोड़ लो और उसको डिवाइड कर लो कि मैं रोज का इतना घंटा करूंगी तो मेरा अप्रैल एंड में खत्म होगा। उसको एक शेड्यूल बना लो। और सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से, वो शेड्यूल हवा में नहीं होना चाहिए, दिमाग में सोच लिया, टीचरों से पूछ लिया, अच्छा इतना है। जिस जगह पर बैठते हो, सुन लेना बात, जिस जगह पर बैठते हो सामने उस शीट को चिपका दो, शेड्यूल बनाकर कि मैंने ये एक दिन में इतने घंटे करने हैं, इस टाइम पे करना है। एक पेपर लेकर चिपका दो। उसका एक रीजन है, जब चीज कोई रिटर्न में होती है ना, वो चुभती है। अगर सपोज उस दिन वो टारगेट पूरा नहीं होगा ना, दिन में चुभेगा, अपने आप पे गिल्ट फील होगा कि आज मैंने जो काम करना था वो मैंने काम नहीं करा। रिटर्न चीज ना चुभाती है, ओरल चीज ना अच्छा ठीक है हो जाएगा, वो चीज सामने बार बार दिखेगी ना, पिंच करेगी अगर तुमने उस दिन वो शेड्यूल फॉलो नहीं करा। तो वो लिख कर जिस जगह बैठते हो सामने पेपर चिपका देना कि आज मैंने करना है, ठीक है? क्योंकि बेटा मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, आज चीज याद रखना, अभी समझ जाओगे टाइम के होते समझते तो बहुत बढ़िया है, अगर अभी नहीं समझे तो आईसीआई आईसीएसआई बहुत बुरा समझाता है, या सबको पता है ना। मैं आईसीआई इसलिए कॉमन वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि आईसीआई सीए वालों का भी आईसीआई है और सीएमए वालों का भी आईसीआई है, तो वो एक ही आईसीआई है ना। और कहीं सीएमए वाले सोचे कि सर रमन सर सीएमए की बात नहीं कर रहे, दोनों का कॉमन आईसीआई है, और उनका वाला सीएस वालों का आईसीएसआई है। तो एक चीज याद रखनी है कि अभी समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया, वरना आईसीएसआई आईसीआई बहुत बुरा समझाता है, फिर उसके बाद बदनामी मोहल्ले में भी होगी, घर वालों के सामने भी होगी, फिर रात को सोते उठते वो फेल की जो मार्कशीट है ना वो दिखेगी ना, तो फिर वो बहुत अजीब लगेगा, बहुत बड़ा बड़ा। तो वो बेइज्जती कराने से अच्छा जगह जगह पहले से ही। और तुम्हें पता है हमारे इंडिया के रिश्तेदार कितने अच्छे होते हैं, आता है ना फोन रिजल्ट वाले दिन, की होया ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, फेल होगी, है ना। हमारे पंजाबी फैमिली में ऐसे होता है, ओहो ਤੁਹਾਡਾ मुंडा फेल हो गया, हाँ फेल हो गया। अच्छा, तो बेटा ये चीज का बड़ा ध्यान रखना कि जो बेइज्जती होती है ना फेल होने के बाद, वो बहुत बुरी होती है। और एक चीज और, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, इसमें ना बहुत सारे बच्चों के हालात बहुत बुरे हैं। इनमें ना कुछ बच्चे ऐसे होंगे, किसी का किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है। मतलब किसी को कंपनी लॉ इतना प्यारा लगता है वो कंपनी लॉ ही पढ़ता चला जाता है, किसी को टैक्स इतना प्यारा लगता है वो टैक्स ही पढ़ता चला जाता है, किसी को अकाउंट, मतलब हर किसी का अपना एक इंटरेस्ट है। उसके चक्कर में क्या होता है कि आदत बच्चों की क्या है, आदत बच्चों की क्या है, एक मिनट, ये सेशन ओवर हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा, हो सकता है उससे पहली बात खत्म हो जाए, अगर हो जाएगा मैं दोबारा भेज दूंगा, इसमें 10 मिनट दिखा रहा है बच्चे। अच्छा, बच्चों की आदत पता है क्या है इसके अंदर, कि जो अच्छा लगता है ना उसको ज्यादा करते चले जाते हैं, जो बुरा लगता है ना उसको करते ही नहीं है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इसी को पढ़ते चलते हैं। अब तुमको ना एक चीज में बेटा क्लियर कर दो, तुम 10वीं 12वीं में नहीं हो कि जो बुरा सब्जेक्ट है उसमें कंपार्टमेंट आ जाएगी। यहाँ पे क्या होता है पता है ना, एक में फेल तो ओवरऑल फेल। तो सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए, सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए। उसकी एक मास्टर प्लान पता है क्या बनाओ, हर किसी को अपने एक वीक एरिया पता होता है कि मेरा ये वीक है, ये स्ट्रांग है। तो जो तुम्हारा बहुत स्ट्रांग है ना उसमें टारगेट ये रखो, एम फॉर एग्जाम्पशन, कि मेरे को 60+ लाने हैं। और जो थोड़ा सब्जेक्ट वीक है उसमें इतना टारगेट रखो कि मैं कम से कम 40-45 तो ले पास होने लायक तो हो जाऊं, तो जो एक्स्ट्रा 10 नंबर है वो वहां से कंपनसेट हो जाएंगे और तुम पास हो जाओगे। ये मैं उनके हिसाब से बता रहा हूं जो बच्चे जिनके पास होने के भी हालात बुरे होते हैं, मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ, हर तरीके का बच्चा होता है, ठीक है ना।
तो मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं और कुछ सब्जेक्ट बहुत बुरे हैं, तो जो बुरे हैं उनको इतना तो प्रिपेयर करो कि तुम्हारे 40-45 नंबर आ जाए, जो अच्छे हैं उनको इतना अच्छा बना दो कि तुम 60 पार कर दो, ताकि वहां से कंपनसेट का फायदा मिल जाए तुम्हारे लोगों को। ये बात समझ आती है? फेल होने वाले हालात में, क्योंकि तुम्हारे को पता है हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40 भी चाहिए और ओवरऑल आपको 50% भी बनाने होते हैं, तो उस चीज को बैलेंस को मेंटेन करके चलना है। तो उसके लिए आपको हर सब्जेक्ट पे इक्वल प्रोपोर्शनेट के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? अपना हिसाब से बना लेना। दूसरी चीज, अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर क्या हमारे को शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए? तो बेटा बनाने चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने लॉ में पहले भी बोला था, देखो अकाउंट में, टैक्स में और एक सब्जेक्ट अगर कोई न्यूमेरिकल पेपर होगा तो उसमें तो तुम लोग वैसे भी नोट्स बनाते ही होगे, तुम्हारे अकाउंट वाले टीचर, टैक्स वाले टीचर लिखवाते होंगे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाने के लिए, लेकिन लॉ में ऐसा नहीं होता। लेकिन जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मैं पहली बात तो लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं, प्लस ऊपर से तुम लोगों को पता है कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ हर लाइन के ऊपर, लिखवाता ही रहता हूँ मैं हर जगह पे। तो उसके लिए तुम्हारे लोगों को क्या करना है कि साथ साथ एग्जाम्पल लिखते चलना। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे होते हैं, लिख नहीं रहे होते। वो क्या होता है कि जब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ ना, उस टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा है, जब बाद में खुद बुक खोल के बैठोगे ना 1 महीने बाद, तो बेटा ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहाँ आ गया, वो समझ ही नहीं आएंगी लाइनें। तो साथ साथ उसके ऊपर एग्जाम्पल लिखे होंगे ना, तो वो चीजें याद रहेंगी। दूसरी बात मैंने क्या बताना है कि अपने ना कंटेंट को 25% में समराइज करने की कोशिश करो। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मेरे से फाउंडेशन में ही पढ़े, मैंने उनको ये बात उस टाइम भी बताई थी कि अपने कंटेंट को 25% में समराइज करने की कोशिश करो, एक कॉपी बनाओ और सेम डे करना, उसको पेंडिंग मत करना। सर लैग हो रहा है, साइकत बोल रहा है। अच्छा, बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? एक आध बच्चे के नेटवर्क उधर से इशू होगा। सर बट एक दिन में कितने आवर्स लेक्चर देखने हैं? यस सर। बिकॉज बिकॉज चारों सब्जेक्ट के पर लेक्चर मोर देन 1 आवर है। नेहा मैंने अभी बताया था, एक दिन के अंदर पर डे आपको 5 आवर लेक्चर देखने हैं। और नो सर थोड़ा लैग है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? यस सर। हाँ सर आ रही है, क्लियर आ रही है भाई बिल्कुल। जिनको फिर लैग हो रहा है ना, फिर वो उनके एंड से प्रॉब्लम होगी, मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं है यार। वो उधर से प्रॉब्लम होगी, उनके उधर से नेटवर्क एरर होगा, क्योंकि मेरे यहाँ तो प्रॉपर वो दिखा रहे हैं नेटवर्क प्रॉपर है। अच्छा, तो मैं क्या कहता, नेहा पूछ रही है कि दिन में कितना करना है। नेहा 5 आवर्स करना है। और एक चीज और, जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनको एक दिन के अंदर 5 घंटे से ऊपर, 3 मतलब 2 सब्जेक्ट से ऊपर नहीं उठाने हैं, और 5 घंटे से ऊपर पढ़ाई नहीं करनी है। 5 घंटे वीडियो की बात कर रहा हूँ, वीडियो का आउटपुट आना चाहिए, जो मैंने बात बताई थी। वीडियो आउटपुट का मतलब है 5 घंटे की क्लासेस खत्म करने के बाद 7 घंटे देखनी पड़ेगी। ये बात समझ आती है ना? मैंने बताया। और 7 घंटे एक फ्लो में देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं देख सकता, मैं भी नहीं देख सकता, वो बड़ा बोरिंग सा लगने लगता है। अपना टारगेट ये बनाओ कि एक लेक्चर सुबह 2.5 घंटे का सुबह देखना है, एक लेक्चर शाम को देखना है। बीच में अपना जो पढ़ना है, घूमना फिरना है ना? कोई किसी के पास जानू बेबी होंगे, आशकी उशकी, जिसको जो करना है दिन में वो कर लो, ठीक है? और अपना टारगेट बना लो कि सुबह का अलग और रात का अलग, ठीक? तो 2.5 घंटे का तुम्हारे लोगों को शेड्यूल बनाकर चलना है, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम। और एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ऊपर नहीं करना। तो एमडब्ल्यूएफ में 3 सब्जेक्ट मेंटेन करो, टीटीएस में 3 सब्जेक्ट, दो सॉरी एमडब्ल्यूएफ में 2 सब्जेक्ट मेंटेन करो, टीटीएस में 2, और संडे को उनकी रिवीजन, जो मैंने अभी समझाया। क्योंकि तुम लोग वैसे भी जो बोथ ग्रुप वाले भी हैं, वो भी तो चार ही पेपर तैयार करेंगे ना, पहले सिंगल ग्रुप करके तैयार करेंगे, तो एक दिन में 2 से ऊपर कभी जाना ही नहीं है। वो हरकत मत करना। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, चारों सब्जेक्ट एक दिन में खोल लिए, एक ही दिन में लेके बैठ गए चारों। भाई आइंस्टाइन नहीं हो तुम, ठीक है? ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस करने में टाइम लेता है चीजों को, है ना? इधर से आया अकाउंट, इधर से आया लॉ, इधर से आया टैक्स, सब घुसा दिया दिमाग के अंदर, रात को सोते हो सब मिक्स हो रहा है ना? लॉ के अंदर तुम ग्रेचुइटी के जो प्रोविजन तुमने लॉ में पढ़े वो तुम टैक्स में लगा रहे हो, है ना? फिर अकाउंट को तुम लॉ में लगा रहे हो, फिर तुम कोई भी एंट्री पास करोगे कहीं पे भी, तो उस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ऊपर नहीं करने हैं, और 5 घंटे की वीडियो कम से कम देखनी है, 5 घंटे की, 7 घंटे लगाने। और शेड्यूल वाली बात मैंने तुम्हारे लोगों को बता दी है, ठीक? और सबको कम से कम, देखो कोई भी टीचर जितना मर्जी अच्छा पढ़ा ले, आखिरी में जब तक तुमने सेल्फ स्टडी नहीं करी ना, तो बेटा तुम बर्बाद हो। इसीलिए आखिरी में सेल्फ स्टडी का टाइम जितना जल्दी खत्म करोगे, सेल्फ स्टडी का टाइम जितना ज्यादा रखोगे, उतना तुम्हारे लिए ज्यादा बढ़िया। अब देखो, तुमने टीचर ने जितना मर्जी अच्छा पढ़ाया हो, अगर आखिरी के टाइम पर जो तुमने लेटेस्ट ताजा ताजा पढ़ा ना, पेपर में तुम वही लिख के आओगे, और अगर तुम्हें वो याद नहीं आया तो तुम बर्बाद हो, ठीक है? अच्छा, ऐसा होता है ना कई बार कि तुम लोगों ने 5 महीने रख के मेहनत करी, तुम पेपर से एक रात पहले उस बुक को रिवाइज नहीं कर पाए, और तुम उसको रिवाइज नहीं कर पाए, इसलिए पेपर बेकार हो गया अगले दिन का। इसका मतलब लास्ट टाइम रिवीजन बहुत मैटर करती है, ठीक है? ये बात समझ आती है? और एनालिसिस पे बहुत ध्यान देना
जितने भी इंटर वाले बच्चे हैं, स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा सीए और सीएस वाले बच्चों के, भी सीएमए की बात नहीं कर रहा। सीए और सीएस वालों का कंपनी लॉ का पेपर धज्जियां उड़ा देगा, मैं पहले बता रहा हूँ, उठाकर देख लेना। तो तुम लोगों को तो बहुत ध्यान रखना है अपना। सीएमए वाले बच्चों का कंपनी लॉ का पेपर लाइट होता है, सीएमए वाले बच्चों का बिजनेस लॉ का पेपर भारी होता है, तुम लोगों को उस पर बड़ा ध्यान देना है। सीएमए वाले बच्चों की बिजनेस लॉ में केस स्टडी बहुत ज्यादा आती है, कंपनी लॉ में भी केस स्टडी आती है, लेकिन रिपीटेटिव होती है वो। लेकिन बिजनेस लॉ में वो कहीं से भी कुछ पूछते हैं, तो सीएमए वाले बच्चों को बिजनेस लॉ पे बहुत ध्यान देना है। और जो ऑडिट वाले बच्चे हैं मेरे पे सीएमए वाले, वो तो मजे में जियो, मेरी बुक से बाहर एक अक्षर नहीं आने वाला, सिर्फ मेरी बुक पढ़ लो, पीछे के क्वेश्चन आंसर कर लो, उसके बाद रात को आके मेरे को ब्लेसिंग दे देना पेपर जाने के बाद कि सर मजा आ गया। यही होगा तुम्हारे साथ, ये जिम्मेवारी मेरी, ठीक है? तो उसकी तुम टेंशन ही मत लो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। सेम लॉ में भी, वो तो जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो जानते हैं पेपर मेरी बुक से बाहर नहीं आएगा, टेंशन मत लेना उसकी, बुक से बाहर एक भी अक्षर नहीं आएगा। वो उसका रीजन है क्यों, ऐसा नहीं है कि मैं कोई आइंस्टाइन हूँ या मैं कोई वो हूँ कि मैं कोई प्रोडिक्शन करता हूँ यहाँ बैठ के कि मेरी बुक से ही पेपर बनता है, नहीं। हर एक इंस्टीट्यूट का पेपर उनके स्टडी मैट को बेस बनाकर बनता है, मैं सिर्फ उनकी बेस स्टडी मैट को ही बेस बनाकर सारा कंटेंट कवर करता हूँ, मैं सिर्फ उनकी वर्डिंग को सिंप्लीफाई करता हूँ और क्वेश्चन आंसर ऐड करता हूँ। तो जब स्टडी मैट की कवरेज पूरी है तो पेपर पूछ ले, कहीं से पूछना है, हमें क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पेपर मेरी बुक से बाहर नहीं आएगा। कोई भी जो टीचर बोलता है ना उसकी बुक से बाहर पेपर नहीं आएगा, उसका मतलब उसका कहने का सेंस यही होता है कि उसने स्टडी मैट की कवरेज पूरी कर रखी है। कोई टीचर अपने आप में भगवान नहीं है या कोई पंडित नहीं है कि मैंने तुम्हारी कुंडलियां देख रखी है कि मेरे जो मैं बनाऊंगा वही वो बनाएगा बुक के अंदर। वो किस्मत ही ऐसी होती है कि हम बनाते ही हिसाब से बुक को डिजाइन करके कि मैंने सारी चीजें कवर कर रखी है उसके अंदर, ठीक है? और बताओ, अब मेरे हिसाब से मैंने बता दिया, और बताओ कोई दिल विल पे कुछ बातचीत है तुम्हारे, कोई गम वम हल्के करने तुम्हारे को, अपने कुछ पूछना पाछना है मेरे से पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि वैसे भी सेशन होने वाला बंद। 1 मिनट 57 सेकंड, 1 मिनट 55 सेकंड बचे हैं। सर अपने सीएमए इंटर के अंदर लॉ एंड एथिक्स जो आपका कोर्स है वो टोटल ड्यूरेशन कितना है उसमें? सीएमए इंटर लॉ की अप्रोक्सीमेटली 150 आवर्स। अच्छा, उसके अंदर कंपनी लॉ, बिजनेस और इंडस्ट्रियल तीनों का मिला? नहीं, मतलब 150 में कंपनी लॉ कितना है, 50 आसपास या 60 आसपास है? अच्छा ऐसे पूछ रहा है, तो यार वो मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। ओवरऑल तो मेरे को डिवीजन, हाँ तो मेरे को सर बता दीजिए, मैं बराबर व्हाट्सएप करके सबको बता दूंगा। जो मेरे बच्चे सीएमए इंटर वाले ग्रुप में है ना लॉ में, मैं उसको ब्रॉडकास्ट में डाल के भेज दूंगा एक बार कि किसका कितना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। और ऑडिट की जो ड्यूरेशन है वो तो बच्चों को पता है, पर अप्रोक्सीमेटली 50 घंटे की, बस ऑडिट तो छोटा सब्जेक्ट है। अच्छा एक चीज, ऑडिट के अंदर एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ऑडिट में तुम्हारे लोगों को जब चैप्टर 1 कर लोगे और जब चैप्टर 2 कर लोगे ऑडिट वाले बच्चे, उसके बाद चैप्टर 4 करना है। और जब चैप्टर 4 स्टार्ट करोगे तो पहले मेरे को मैसेज कर देना, डायरेक्टली स्टार्ट मत करना, ठीक है? चैप्टर 1 कर लो पूरा, चैप्टर 2 कर लो पूरा, उसके बाद जब 4 स्टार्ट करोगे तो मेरे को मैसेज कर देना। उसके लिए एक वीडियो और है जो मैं अलग से भेजूंगा। मेरे से पूछते रहना टाइम टू टाइम कि मैंने ऑडिट में इतना कर लिया, अब आगे क्या करना है। और बाकी लॉ वालों को तो मैंने सीक्वेंस बता ही दिया था। और बताओ क्या हाल चाल है कैसे तुम्हारे? सर हाँ सर जैसे मैंने एमओए और एओए पूरा कर लिया और आपने अभी अमेंडमेंट एमओए और एओए भेजा है, कोई तो फर्क फिर नहीं क्या पड़ता। पूरा देखो? नहीं, मैंने बुक के अंदर अमेंडमेंट डाल रखी, तूने एक दो जगह देखा होगा, कहीं भी जगह 30 जगह था। हाँ बस वही अमेंडमेंट को हाँ, मैंने नया बना कर डाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तूने कर लिया, बुक में तो डली हुई है अमेंडमेंट, तो अमेंडेड एमओए मत देख, कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो अमेंडेड वाला देखना, जिसने पहले वाला देख लिया पहले वाला देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। और सर एक और चीज पूछनी थी। हाँ मेरे भाई। सर जैसे पूरे एक दिन में जैसे 6 घंटे वीडियो को मिला के, मतलब सिर्फ वीडियो 6 घंटे और उसके ओवरऑल 7 घंटे हो जाते हैं, तो उतना बहुत है ना?